कहते हैं कि भागवत में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, जो हम इससे पहले वीडियो बनाए थे उसमें देख लिए थे कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वाला जो देख लिए थे। आज जो है वो भाग 2 देखे, उसमें जो था संघ और उसके राज्य, जिसमें हमने अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक देखा। उसी में देखे कि भारत का गठन कैसे हुआ, उसमें किन किन राज्यों ने अच्छा से मिला और किसको ज़बरदस्ती मिलाया गया। सभी तो इज्जत से नहीं मिलते, तो कुछ को बलपूर्वक भी मिलाया जाता है। तो उसमें देखे कि कुछ को ज़बरदस्ती भी मिलाया गया था, जैसे कि 3 गो जो है वो बदमाशी कर रहा था, तो शराफत से नहीं मिला, तो जब इज्जत से आप नहीं मिलेगा तो बेइज्जती से तो मिलाया ही जाएगा। तो बेइज्जती से किसको किसको मिलाया गया, तो एक जो था जम्मू कश्मीर, एक था हैदराबाद और एक जूनागढ़, इस तीनों को बलपूर्वक मिलाया गया। जो आज जो है वो नागरिकता देखते हैं, वो भाग 2। अभी जो है फिलहाल जो है वो विधानसभा के मानसून, बिहार के विधानसभा में मानसून सत्र जो अभी चल रहा है, उसमें अभी जो है पेपर लीक, एंटी पेपर लीक के लिए जो है अभी एक नियम लागू पारित हुआ है। उसमें कह रहा है कि जो मतलब कि अगर कोई जो है पेपर लीक कराते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपये तक की जुर्माना लगेगी। अगर मेरा मानना अगर माने सरकार, तो हम कहते डायरेक्ट जो भी पेपर लीक कराती है उसको फांसी दिया जाए या आजीवन कारावास दिया जाए। तो ये क्या है कि मतलब कि 10 साल का सज़ा दे रहे हैं, 1 करोड़ रुपया का जुर्माना दे रहे हैं। तो जो आदमी 50 लाख बच्चों के भविष्य को 1 साल उसके भविष्य के साथ खेल ले। अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो था वो फरवरी में हुआ था और अभी तक उसका कोई डेट नहीं, अर्थात इस साल ही बच्चा का दिन गया। तो 50 लाख पर 30 लाख 20 लाख बच्चों के साथ जो खेला जाए, उसको ये 10 साल का जुर्माना और 1 करोड़ रुपया लेकर छोड़ देना तो अच्छी बात नहीं है। हमारा माने तो सरकार को फांसी दे दिया जाए। इसमें जो है आज जो है वो पढ़ने वाले हैं, वो भाग 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है आज भाग 2 पढ़ने वाले हैं। भाग 2 में जो है नागरिकता है। भाग 2 में जो है वो नागरिकता है। तो पहली बात कि नागरिकता क्या है, तो नागरिकता जो होती है, जहाँ जिस देश में जो भी देश होता है वो अपने मूल निवासी को नागरिकता प्रदान करती है। तो नागरिकता क्यों प्रदान करती है, तो नागरिकता इसलिए प्रदान करती है ताकि वहाँ के जो मूल निवासी को है उसको जितना से जितना हो सके, जितना छूट जो पर्याप्त हो उतना मिले। वो उसमें वो भी छूट रहती है, जो विदेशी अगर जाए तो उसको वो छूट नहीं मिलेगी, वो बस वहाँ के मूल निवासी को ही मिलती है। जैसे कि अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में जो है नागरिकता जो है, जैसे कि भारत की जो मूल निवासी है, अगर वो अगर कहीं पर जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल का अगर टिकट कटाने जाए, तो अगर ताजमहल का टिकट का उसको अगर देखने का 50 रुपये लेता है, तो जो भारत का निवासी नहीं होगा, जो विदेश का होगा, वही टिकट का उसको 500 रुपये लेगा। तो ये जो है दिखा रहा है कि आप भारत के, तो आपको ये छूट है। जैसे कि नालंदा है अपना, तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी, उसमें अगर देखना जाए तो नॉर्मल व्यक्ति जाए, अगर भारत का व्यक्ति जाए तो उसको 30 रुपया, और वहीं पर अगर जो है कोई विदेशी व्यक्ति जाए तो उसको 500 रुपया लगेगा। इसमें जो है कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद आगे ये अनुच्छेद हम पढ़ाएंगे, अभी ये अनुच्छेद नहीं पढ़ाएं। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 जो है ये बस भारतीयों को प्राप्त है। ये जो है बस भारतीयों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 15, 16, 19, 29 जो है ये बस भारतीयों को प्राप्त है। तो कुछ जो अधिकार है, जैसे कि चुनाव, नॉर्मली अभी हम बता रहे हैं मौलिक अधिकार, जैसे ही हम इसके बाद जो है अगला जो वीडियो या बनाएंगे उसमें मौलिक अधिकार ही बनाएंगे, तो उसमें जो हम बताएंगे कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में क्या है। अभी रफली बात कर लेते थोड़ा। तो इसमें जो है अनुच्छेद जो है, जैसे कि बात किया जाए तो अनुच्छेद 15 में, तो उसमें है कि धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। तो ये बस भारतीयों के लिए। अगर कोई विदेशी आए और उसको कहे कि हमारे साथ भी ऐसा ना हो,
तो ये जो है भारतीयों के साथ उसके साथ ना हो ये अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए संविधान में कोई लिखी नहीं है। जैसे अवसर की समानता, कोई भी प्रकार का जो है जॉब के भारतीयों के लिए अवसर की समानता है, वो विदेशियों के लिए अवसर की समानता नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि भारत ही ऐसा कर रहा है, हर देश जो है अपने यहाँ के नागरिक को अपने यहाँ के नागरिक को ये अधिकार देता है। जैसे कि 19 में है 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अर्थात हम कुछ बोल सकते हैं, किसी भी सरकार के विरुद्ध बोल सकते हैं, किसी भी सरकार से कुछ पूछ सकते हैं, कुछ भी छाप सकते हैं। इसका मतलब ये अधिकार विदेशियों को नहीं है कि वो भी आके भारत में पूछ सके। वो कहीं भी टहल सकते हैं, हम कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। तो ये सब अधिकार किसको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। ये अधिकार जो है अंग्रेजों को प्राप्त नहीं हो सकता है। अल्पसंख्यक को जो है शिक्षा का अधिकार और संस्कृति का अधिकार जो है 29 और 30 में जो है ये भारतीयों को प्राप्त होगा, विदेशियों को क्यों प्राप्त होगा? तो ये जो है कुछ जो है आँख पे लाइट पड़ रहा है, तो कुछ जो है अधिकार जो है बस भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो भारत कोई भी देश जो होता है ना, नागरिकता जो होती है अपने देश के यहाँ मूल निवासी को देती है, जिससे उसको कुछ जो जितना से जितना हो सके छूट जो हो, जितना भी मैक्सिमम से मैक्सिमम छूट मिल सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम छूट मिल सके वो वहाँ के मूल निवासी को मिलता है। जैसे कि भारत में नागरिकता जो है ये कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से। भारत में जो है ब्रिटेन से ली गई है। भारत में एकल नागरिकता है। भारत में जो है एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता क्या होता है? इसका मतलब है कि हम बस भारत के निवासी हैं। हम जो है भारत का नागरिकता है हमारे पास कि हम भारत के नागरिक हैं। हम किसी भी राज्य का नागरिक नहीं है। जैसे कि हम बिहार के हैं तो हम बिहार का नागरिक नहीं है। बिहार में हमारा आवास है तो बिहार हमको निवास प्रमाण पत्र दे सकता है। बिहार हमको नागरिकता नहीं दे सकता है। कोई भी स्टेट में जाने के लिए हमको वहाँ की नागरिकता नहीं लेनी पड़ेगी, अर्थात हम कोई भी स्टेट में जाएंगे तो हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि हम विदेशी हैं। नहीं, हम जो है भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, क्योंकि तो भारत में एकल नागरिकता है। हम बस भारत के नागरिक हैं, बाहरी राज्य के नागरिक नहीं है। हाँ, अगर हम किसी राज्य में निवास करना चाहे तो वहाँ निवास कर सकते हैं। तो निवास करने के लिए तो वहाँ जब हम रहने लगेंगे तो वहाँ से हम निवास प्रमाण पत्र ले सकते हैं। लेकिन भारत में कहीं भी जाना है तो उसके लिए क्या है कि भारत में नागरिकता एक ही है, तो भारत में जो है एकल नागरिकता है। कुछ देश जो है उसमें दोहरी नागरिकता है, जैसे कि अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, इस देश में जो है दोहरी नागरिकता है। यहाँ जो होता है कि आप राज्य के भी नागरिक हैं और देश के भी नागरिक हैं। जैसे कि अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका में 50 गो जो है राज्य है, तो 50 राज्य का अपना अपना अलग से नागरिक है और वो सब जो है वो अमेरिका का भी नागरिक है। जैसे कि एक राज्य टेक्सास की बात किया जाए तो जो व्यक्ति टेक्सास राज्य में रह रहा है तो टेक्सास का भी नागरिक है और वो जो है वो अमेरिका की भी नागरिक है। अगर किसी भी व्यक्ति को इस राज्य से उस राज्य में जाना पड़े, अगर टेक्सास से किसी को कैलिफोर्निया में जाना पड़े तो कैलिफोर्निया में जाने के लिए वहाँ से उसको वहाँ जाएगा तो वहाँ वो विदेशी कहलाएगा, अर्थात वहाँ जो है उसके लिए अगर उस राज्य में रहना चाहता है तो फिर उस राज्य की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो अमेरिका के संविधान में है कि आप एक से ज़्यादा नागरिकता रख सकते हैं। तो ये हुआ कि राज्य से और देश में नागरिकता। अमेरिका के संविधान में ये भी है कि आप एक देश के नागरिकता होते हुए भी, जैसे कि अमेरिका का संविधान में बेसिकली बात किया जाए तो अमेरिका के संविधान में अगर कोई अमेरिका का जो है नागरिक है और वो चाहे तो इंग्लैंड का भी नागरिकता ले सकता है और दोनों की नागरिकता मान्य होगी। लेकिन भारत के संविधान में हम बस एक ही देश का एक बार में नागरिक हो सकते हैं। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो बस भारत के ही नागरिक रहेंगे। अगर हम किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। इसीलिए भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। क्या है? एकल नागरिकता। तो जहाँ तक है कि आप समझ गए होंगे। अमेरिका में जो है वहाँ दोहरी नागरिकता है। अभी अमेरिका का जो है प्रेसिडेंट जॉन बाइडेन कहीं कहीं उंगड़ाते रहता है, मतलब उंगड़ा पुंगड़ा जा रहा है। अब अवस्था आ गया, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा में जाके
कारा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनेंगे। तो अब तो चुनाव भी होने वाला है। मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने गोली मार दिया है, मतलब उसके कान में गोली लग गया था फिलहाल में, बहुत बुरा लगा हमको। मतलब कि वैसे हमको अमेरिका एक रोटी पसंद नहीं है, लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इसलिए पसंद है कि वो 2020 में जब आया था तो उससे स्वामी विवेकानंद नहीं बोला जाता था, फिर भी वो बोलने का ट्राई कर रहा था। उससे महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं बोला जा रहा था, तो फिर भी वो ट्राई कर रहा था। उससे विराट कोहली का नाम नहीं बोला जा रहा था, मतलब वो ट्राई कर रहा था। हिंदी भी नहीं बोल पा रहा था सही से, फिर भी ट्राई कर रहा था। मोदी जी उसको चरखा नचवा रहे थे। तो ब्रिटेन से ली गई है एकल नागरिकता। अमेरिका में जो है वो, अमेरिका में क्या है, वहाँ दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। स्वीडन जो स्विट्ज़रलैंड, वहाँ भी दोहरी नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है। तो यहाँ तक समझ गया कि भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। भारत का नागरिकता जो है उसका आधार जो है वो 1955 है। भारत का नागरिकता का जो आधार है वो 1955 है। इसी के आधार पर भारत की नागरिकता है। इसमें जो है कई बार संशोधन हुई है। इसमें जो पहली संशोधन की गई थी, प्रथम संशोधन की बात की जाए तो 1986 में किया गया। दूसरी संशोधन की बात की जाए तो 1992 में किया गया। तीसरी संशोधन की बात किया जाए तो 2005 में किया गया। चौथी संशोधन की बात किया जाए तो 2015 में किया गया। और पांचवी संशोधन की बात किया जाए तो 2019 में किया गया है। फिलहाल अभी तक जो है भारत के नागरिकता में 5 गो संशोधन हो चुकी है। तो यहाँ तक सही है। इसके आधार पर जो है भारत में नागरिकता जो है वो 5 प्रकार से ग्रहण की जा सकती है, यानी कि प्राप्त की जा सकती है। भारत का नागरिकता अगर आप लोग को तो है ही, हमको भी है, क्योंकि तो हम भी भारत से ही हैं। तो भारत की नागरिकता है। जो भी व्यक्ति अगर नागरिकता लेनी चाहे तो 5 प्रकार से ले सकता है। और आपको भी जो नागरिकता मिली है वो भी इसी 5 प्रकार में। और नागरिकता अगर किसी की छीनी जाए या कोई नागरिकता छोड़ना चाहता है तो वो 3 प्रकार से उसको देख लेते हैं। जैसे कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 विधि है। कितनी विधि है? 5 विधि। 5 विधि के तरह जो है हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहली विधि जो है वो जन्म के आधार पर है। किसके आधार पर है? तो जन्म के आधार पर। इसके तहत जो कहा गया है कि जो भी व्यक्ति का जन्म संविधान लागू होने के बाद, अर्थात 26 जनवरी 1950 के बाद जिसका भी जन्म भारत में होता है, उसको जो है, अगर पहले जो इसमें थी क्या थी कि इसमें जो है पहले क्या कही गई थी कि जो भी व्यक्ति का जो है जन्म भारत में होता है, संविधान लागू होने के बाद उसको नागरिकता मिल जाएगी। ऐसे में हमें पाकिस्तान में भी चला आता था, कोई भी विदेशी आदमी आता था वो भी यहीं हो जाता था, किसी का यहाँ पर बचा तो उसको भी नागरिकता मिल जाती थी। तो इसमें 1986 में संशोधन जो किया गया था, इसके तहत जो कहा गया था कि जो भी व्यक्ति है उसको अगर भारत में संविधान लागू होने के बाद जो 26 जनवरी 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद अगर जो है कोई भी व्यक्ति जो है अगर जन्म लेता है भारत में, इसके बाद जो कोई व्यक्ति जन्म लेता है भारत में, अगर उसका माता पिता भारत का नागरिक हो या कोई एक भी भारत का नागरिक हो तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। हम लोग को भी इसी के तहत नागरिकता मिला है। ये तो हम लोग 1950 से तो पहले का नहीं है, हम लोग को भी इसी के तहत नागरिकता मिली है। तो यहाँ तक समझ गए कि हम लोग को जो भी है इसी के आधार पर नागरिकता मिली है। दूसरा जो है वो वंश के आधार पर है। वंश के आधार पर इसमें जो है, देखिए इसमें क्या कहता है
कि किसी भी व्यक्ति का अगर जो है जन्म जो है विदेश में होता है, किसी भी व्यक्ति का अगर जन्म विदेश में होता है और उसकी माता पिता या उसमें से कोई एक व्यक्ति जो है भारत की नागरिक हो, तो भारत का नागरिक हो तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, उसको नागरिकता मिल जाएगी। कोई भी व्यक्ति, लिखना होगा तो आप लोग लिख लिया कीजिएगा, उतना बात हम लिखे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, समझाने पर ज़्यादा फोकस रहता है ना। तो जो भी व्यक्ति, अगर कोई भी बच्चा अगर विदेश में जन्म लेता है और उसमें अगर उसके माता पिता या उसमें से कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक हो तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल की बात की जाए तो सोनिया मिर्ज़ा जो है, ये जो है वो शोएब अख्तर से, मतलब शोएब अख्तर से जो है वो शादी कर ले। शोएब अख्तर जो है वो पाकिस्तान का है और सोनिया मिर्ज़ा जो है टेबल टेनिस खेलती थी, भारतीय प्लेयर। इनका जो है शोएब मलिक जो है वो पाकिस्तान का है, उनसे ये शादी कर लिए। तो ये जो है अभी तक वहाँ की नागरिकता ग्रहण नहीं की है, तो शोएब अख्तर से इन्होंने शादी कर लिया। तो इसका जो बच्चा होगा, बच्चा है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है, तो है, तो वो अगर जब बड़ा होगा, अभी तो छोटा है, नागरिकता है जो 18 साल के बाद ही मिलती है, अर्थात वोटर कार्ड जो बनता है वो 18 साल के बाद बनता है। तो अगर उसका बच्चा अगर चाहेगा कि भारत की नागरिकता लेना चाहे तो भारत की भी नागरिकता ले सकता है, और उसका बच्चा अगर कम पढ़ेगा तो कहाँ की नागरिकता लेगा, तो पाकिस्तान का लेगा। और अगर पढ़ा लिखेगा, समझदार होगा, तब भारत का लेगा। और धर्म हावी होगा तो कहाँ के लेगा, पाकिस्तान का ले लेगा। तो सोनिया मिर्ज़ा जो है वो शोएब मलिक से जो है शादी की थी, और वो शोएब मलिक बेहुदा क्या इसको अति करके एक और शादी कर लिया है अभी। तो ये प्रेम वाला अति ख़राब होता है, मतलब इसमें कोई चीज़ ही नहीं देखता है, ना मजहब देखता है लोग, ना कुछ देखता है। इन्होंने उस पर किया और उन्होंने इसी को छोड़ दिया, मतलब वो दूसरे से शादी कर लिया है फिलहाल में। इसी के तहत जो है, जैसे कि बात किया जाए तो एक अभिनेत्री है, उसका नाम प्रियंका चोपड़ा जो है, इन्होंने भी 2018 में जो है वो जोनास नाम है, उसका नाम भी बहुत कथी है, वो अमेरिका का है, उससे ये शादी की थी। ये जो है 2018 में राजस्थान के जयपुर शहर में, राजस्थान के जयपुर वाला में जो है कोई होटल था, उसी में इन दोनों ने मिलकर शादी किया था। तो इसका भी जो अभी तो देखते रहते, मतलब हम तो उतना बॉलीवुड देखते नहीं हैं, तो हमको उतना इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन उसका देखते रहते कि एक बेटा या बेटी है, तो वो भी बच्ची अगर जब बड़ी होगी तो अगर वो चाहेगी कि हम अमेरिका का नागरिक ले, तो उसका बाप जो है वो जोनास, उसके आधार पर वो ले सकती है। और अगर वो चाहेगा कि हम भारत की नागरिकता ले, तो किसके, प्रियंका चोपड़ा के तहत लिया। अगर प्रियंका चोपड़ा अगर कहीं अमेरिका की नागरिकता ले ली तो यहाँ की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, तब तो नहीं मिल सकती है, अभी मिल सकती है। इसके बाद इसमें सोनिया मिर्ज़ा, प्रियंका चोपड़ा जो है, ये सब एग्जाम्पल है। जैसे कि हार्दिक पांडे है, वो भी जो है बाहर शादी किया है, तो अगर उसकी भी जो है बेटा बेटी यहाँ की नागरिकता लेना चाहे तो यहाँ का ले सकता है, अगर उस देश का नागरिकता लेना चाहता है तो उस देश का ले सकता है। तो वंश के आधार पर होता है। तीसरा जो होता है, ये दोनों समझ गए। तीसरा जो होता है वो होता है, जो एक होता है देशीकरण। देशीकरण के आधार पर भी नागरिकता मिल सकती है। देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए अगर कोई व्यक्ति भारत का जो राज्य भाषा, जो इससे पहले हम बताए थे कि 22 राज्य भाषा है, उस 22 राज्य भाषाओं में से कोई एक भाषा का अच्छा जानकार होना चाहिए, जो नॉर्मली सब होता ही है। किसी भी राज्य में रहते हैं, जैसे हम बिहार में रहते हैं तो बिहार का नॉर्मली तीनों भाषा जानते हैं। कोई बंगाल में रहता है तो बंगाल का जानता होगा, कोई जिस राज्य में जो रहता है वहाँ की नॉर्मली भाषा वो जानने लगता है। वो अगर कहीं पर विज्ञान के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में जो है अच्छा
प्रदर्शन किया हो तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल आदमी है, वो भी चाहता है कि हम भी देशीकरण के आधार पर नागरिकता ले, काम कर रहा है, उसको इच्छा किया कि अब भारत में ही रहना है, अपनी ज़िंदगी को भारत में ही बिताना है, होता है कई इंसानों का लगाव लग जाता है, तो वो भी ले सकता है। तो उसके अनुसार उसको 11 साल तक भारत में रहना पड़ेगा, 11 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। जैसे कि मदर टेरेसा, इसके तहत जो है मदर टेरेसा को जो है भारत की नागरिकता मिली थी। इसके तहत जो है मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता मिली थी। मदर टेरेसा जो है अल्बानिया देश है एक यूरोप में, वहाँ की रहने वाली थी। उसका जन्म जो है 1910 में हुआ था। तो यहाँ पर आई और बंगाल के कलकत्ता में उन्होंने अपना मिशनरी ऑफ चैरिटी खोला था 1940 में। और उन्होंने जो भी गरीब है, जिसको कोई सहारा देने वाला नहीं है, उनकी सेवा किया करती थी। काफ़ी ज़्यादा उसका योगदान था। उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उसको नोबेल शांति पुरस्कार जो है 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था, जिसके तहत उसको $1,92,000 मिला था। और वो जो है वो चैरिटी को दान कर दी। उस अब जो है 5वां छठा में, उस समय जब हम थे 5वां छठा में, तो हम उसके बारे में पढ़ते थे। उसके बारे में बुक में भी कई गो बुक में कहानी सब लिखी हुई है, बच्चा वाला बुक सब में कहानी भी लिखी हुई थी। 1997 में उसको दिल का दौरा पड़ गया, जिसके कारण जो है 5 सितंबर 1997 को उसकी मृत्यु हो गई। उनका कहना था कि बस एक बातें करने से जो है वो काम नहीं होता है। मतलब किसी के लिए खाली अच्छा बात कर लेना ही नहीं, आप उसके लिए प्रॉपर काम कीजिए। केवल बातें करना ही मायने नहीं रखता है, उसके लिए प्रॉपर काम कीजिए। उनका कुछ बहुत अच्छा योगदान था भारत में। तो इस देशीकरण के आधार पर जो है किसको मिला था, मदर टेरेसा को। तो हमको लग रहा है, जहाँ तक देशीकरण समझ गए, देशीकरण के आधार पर अगर आप साहित्य में, विज्ञान में या किसी कला में अगर आप अच्छा जानकार हैं, तो भारत सरकार मतलब भारत से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। गृह मंत्रालय नागरिकता के बारे में देख रेख करता है। वो आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद जो है चौथा, वो पंजीकरण है। ये तो नेशनलाइजेशन, ये जो है रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो पंजीकरण के आधार पर ले सकता है। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता जो है 7 साल में मिल जाती है। कितना साल के अंदर मिल जाता है, 7 साल के अंदर में मिल जाता है। इसके आधार पर जो है, जैसे कि मिली है सोनिया गांधी, राहुल गांधी की माता जी, राजीव गांधी की पत्नी जो है सोनिया गांधी, वो इटली की थी, वो इटली देश की थी। और जब राजीव गांधी से शादी हुआ तो यहाँ आई, और उसके बाद जो है 7 साल रही, और उसके बाद जो है इसी के आधार पर उनको नागरिकता मिल गई थी। नागरिकता इसी के आधार पर मिल गई थी, उसको पंजीकरण के आधार पर। तो समझ गए, ये जो है ये मतलब सोनिया गांधी को जो है इसी के आधार पर मिली थी नागरिकता। 5वां जो है वो जो है भूमि अधिग्रहण, या जो अर्जित भूमि होता है, मतलब हम भूमि अधिग्रहण कर ले किसी का। भूमि अधिग्रहण क्या होता है? जब भारत किसी बाहरी भूभाग को अपने में मिलाएगी, जब भारत जो है किसी बाहरी भूभाग को अपने में मिला लेगी, तो वहाँ के नागरिक को नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे कि हमने सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत जो हमने सिक्किम को मिलाया, तो सिक्किम के वहाँ पर रहने वाले को क्या कहे, आओ तुमको भी नागरिकता दे देते हैं, उनको भी नागरिकता दिए। जैसे कि जो है बंगाल के परगाना जिला था, बंगाल का एक परगाना जिला जो है, उसको जो भारत में मिलाया गया, तो वहाँ के भी नागरिक को क्या हमने नागरिकता दे दी। तो जब भी अब हम पीओके को जो मिलाएंगे, तो उस समय भी क्या करेंगे, वहाँ के जो भी व्यक्ति है उसको नागरिकता दे। हमको पीओके नहीं बोलने पा रहे, कारण हमको पाकिस्तान बोलना बहुत पसंद है। इसमें पूरे पाकिस्तान को जब मिलाएंगे
तो अब क्या करेंगे, उसको भी नागरिकता दे देंगे। और उसके बाद एक जो सेंटर खोलेंगे वो लाहौर में खोलेंगे, कि तो उसको भी शिक्षित करना है ना, उसको भी शिक्षित करना है, उसको भी समझाना है कि कैसे कैसे क्या होता है। तो भूमि अधिग्रहण जो है, भूमि अधिग्रहण के तहत जो है जिस क्षेत्र को हम मिलाएंगे उसको नागरिकता दे देंगे। जैसे कि सिक्किम को हमने मिलाया, सिक्किम को हमने जब मिलाया तो हमने सिक्किम को नागरिकता दे दी। सिक्किम को जब हमने मिलाया तो सिक्किम को नागरिकता, जैसे कि बंगाल का जो है परगना जिला, तो उसको भी जब हमने मिलाया तो उसको भी नागरिकता दे दी। देखिए मुँह खाली ऐसे करके वीडियो लेके देखा मत किया कीजिए, एक प्रॉपर जो है कॉपी ले लीजिए, कॉपी लेकर बैठा कीजिए, ताकि कॉपी लेकर बैठिएगा तो जो हम पढ़ा दिए उसके बाद जो है उस पर आप फिर से दोबारा वीडियो अगर देखना भी पड़े तो उस समय क्या होगा, मतलब एक नोट्स तैयार रहेगी तो रिवाइज करने में सही रहेगा। केवल वीडियो देखने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो अच्छा यही होता है, मतलब थोड़ा अथी लगता है, थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन क्या कीजिए कॉपी लेके बैठिए और जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। इसमें तो पॉज का बटन होता है, तो आप जो बात हम बोल रहे हैं वो बात आप अच्छा से लिख सकते हैं। नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में अथी नंबर दे देंगे, आप उस पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा तो हम उस पर भेज देंगे नोट्स इसका होगा तो। इसके बाद जो है 3 प्रकार से जो है कि किस किस प्रकार से नागरिकता छीनी किस प्रकार से जा सकती है, तो अब इस पर बात कर लेते हैं। तो नागरिकता जो है बेसिकली ली कैसे कैसे जा सकती है, तो इस पर बात करें तो नागरिकता जो है 3 प्रकार से वापस ली जा सकती है, वापस ली जा सकती है। तीन प्रकार से ली जा सकती है। तो उसमें जो है पहली नागरिकता है कि मतलब कि अगर हम किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर ले तो हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगर हम विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले ये करें तो हमारी नागरिकता को ख़त्म कर ले जाएगी। अगर हम विदेश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो हमारी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। अब किसी विद्वान आदमी को होगा कि नहीं हम नागरिकता त्याग करते हैं, कोई होगा कि खुद से नागरिकता छोड़ना चाहता हो, वो कहे कि हम भारत में नहीं रहना चाहते, हम भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहते हैं, तो भी भारत सरकार थोड़ी कहेगी जो नहीं आप रहिए, ठीक है मत रहो, नागरिकता वापस कर दो। और तीसरी जो हो सकती है कि जब सरकार खुद छीन ले उससे, जब छीन ले, छीन कैसे सकती है, जब जो है कोई व्यक्ति देश विरोधी काम करे, अब आतंकवादी बन जाएगा तो थोड़ी हम आतंकवादी को समर्थन करेंगे, नहीं करेंगे तो आतंकवादी को क्या करेंगे आतंकवादी को तो पहले ही मार देंगे गोली। आतंकवादी पाकिस्तान में सही है, भारत में आतंकवादी नहीं रहा जा सकता। भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ आतंकवादी को बढ़ावा नहीं दी जा सकती है, यहाँ आतंकवादी को कभी बढ़ावा नहीं दी जा सकती है। तो देश विरोध काम करे, बम मारे किसी को, तो क्या कर देगा, उसकी नागरिकता हम छीन लेंगे, उसको नागरिकता काहे देंगे। अगर जो है इसी के तहत जो है अगर वो क्या कर ले कि फर्जी कागज़, जो नागरिकता लेते समय किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट फर्जी दे, तो क्या कर दे उसको, उसकी नागरिकता अवैध तरीक़ा से जो नागरिकता ले तो वही नागरिकता वापस की जा सकती है, छीन ली जा सकती है अवैध तरीक़ा से नागरिकता ले। अगर वो भारत के संविधान का ही इज्जत न करे तो भी नागरिकता वापस की जा सकती है। पागल हो जाए, अब पागल नागरिकता लेके क्या करेगा, बैठना रहेगा अमेरिका के जहाज़ पे, बैठ जाएगा फ्रांस के जहाज़ पे, तो वैसे आदमी को नागरिकता देके क्या फ़ायदा। तो उसका भी नागरिकता, अगर कोई पागल हो जाए तो उसकी नागरिकता छीन ले जाएगी। और किसी कोई ये कहे कि सर जब ठीक हो जाएगा तो फिर दे दी जाएगी। तो इतना जो है ये अगवा टाइप वाला बुद्धि नहीं लगाना है, ये अगवा सबका क्वेश्चन रहता है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है। तो अथी देश विरोध काम करे या अवैध हो या अथी हो तो नागरिकता जो है उसकी छीनी जा सकती है। नागरिकता या तो कोई ग्रहण करना चाहते हैं या कोई नागरिकता जो है वो छीनी जा सकती है। तो नागरिकता जो है छीनी जा सकती है, तो किस प्रकार से छीन, अगर आपातकाल लगा हुआ हो
तो संसद ये कह सकती है कि अभी आपको नागरिकता कुछ दिनों के लिए नहीं मिल सकती, या आप अगर छोड़ना चाहते हैं तो अभी आप नहीं छोड़ सकते, कुछ दिन रुक जाइए। कारण कि अगर कोई जो है उस समय है जो आतंकवादी वाला काम कर दिया है और अब जो है वो देश की नागरिकता छोड़ के भागना चाहता है तो नहीं छोड़ सकता है। जैसे कि नीरव मोदी, वो 14,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया और सरकार कुछ नहीं कर रही, तो क्या उसकी नागरिकता ख़त्म कर देंगे? कभी नहीं। उसकी अगर हम नागरिकता ख़त्म कर देंगे तब तो वो कहेगा जब हम भारत का नागरिक ही नहीं है, तो उसकी तो और मन बढ़ जाएगी। जैसे कि जो है विजय माल्या, वो 9,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। भारत सरकार या भारतीय बैंक को बस गरीब जो अगर कोई 50,000 रुपया ले ना कोई किसान, तो उसके देह पर चढ़ कर वो पैसा लेगा, वापस कराओ वापस करो, भले वो मर जाए वो 50,000 रुपया के चक्कर में, उसको तब लिया जाएगा। लेकिन अगर विजय माल्या या नीरव मोदी जो है उतना 9,000 करोड़ या 14,000 करोड़ रुपया कोई छोटी सी रकम नहीं है, उतनी पैसा लेकर और भाग गया है और उस भारत सरकार उसको कुछ नहीं कर पाई है, तो दुर्भाग्य है ऐसे अति को। एक बार हुआ था क्या, जो रसिया में से ही ऐसे ही 2 उद्योगपति पैसा लेके अब भाग गए और इंग्लैंड भाग गए, और इंग्लैंड सरकार जो है उसको सौंपती नहीं है। ये लोग भी इंग्लैंड ही गए हैं, तो इंग्लैंड सरकार उसको सौंपती नहीं, कहती है कि केस लड़िए, उसके बाद प्रूफ कीजिए, उसके बाद इसको दी जाएगी। तो उसमें 14-15 साल तक केस लड़ी और केस का कोई रिजल्ट ही नहीं आता है। तो 3 जी का कहना था हम क्यों लड़े हैं, ठीक है कोई बात नहीं रख लो। 2 से 4 महीना बाद उस दोनों का एक होटल में लाश मिल गई। रसिया से जो है खुफिया एजेंसी को भेजा गया और मार दिया गया। तो भारत को भी वही से ही करना चाहिए। भारत भी क्या कहे, अब जब वापस नहीं आओगे तुम तो जी कर क्या करो, ये खौफ पैदा करना ज़रूरी है। अगर ये खौफ नहीं रहेगी इस समय तो ये लोग क्या करेंगे, जब मन तब पैसा लेते हैं और उतना पैसा लेके भाग जाते हैं। तो जो भी बैंक है या सरकार है, इसको बस गरीबों पर ही अत्याचार कर सकता है। ये जो है किसी नीरव मोदी या विजय माल्या पर नहीं हो सकता है। इसे उतना पैसा लेके भाग जाए वो सब, तो वो किससे नहीं ठीक होगा। लेकिन कोई अगर गरीब है, अगर कोई किसान है, उसकी फसल इस बार ख़राब हो गई और वो पैसा नहीं चुका पा रहा है, तो उसके शरीर पर चढ़ के पैसा लिया जाएगा, तो उसकी नागरिकता नहीं अधिक की जा सकती। उसकी नागरिकता हम नहीं ख़त्म करेंगे, कारण उसकी नागरिकता ही तो ये बात की प्रमाण है कि वो भारत का नागरिक है, तो उसकी नागरिकता हम नहीं ख़त्म कर सकते। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद जो है कि आप जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तो मतलब कि ये तो यहाँ तक देख लिए। आप देखते हैं कि नागरिकता जो है अनुच्छेद क्या कहती है, थोड़ा अनुच्छेद भी देख लेते हैं। तो अनुच्छेद जो है ये जो है 5 से 11 तक है। ये तो अनुच्छेद 5 जो कहती है कि जिस समय जो है संविधान बना, मतलब कि जिस समय भारत का संविधान बना उस समय भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को नागरिकता दे दी जाएगी। उस समय जो भारत में जितना भी व्यक्ति था उस समय उपस्थित, उसको नागरिकता दे दी जाएगी। उस संविधान बनने से 5 साल पहले से जो रह रहा हो या 5 साल पहले से जो रह रहा हो उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो यही मानिए ना कि मतलब कि संविधान बनने से पहले, मतलब जिस समय हमारा संविधान बना उस समय जो वहाँ उपस्थित थे, उसको नागरिकता मिल जाएगी। यह अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 5 ये कहता है। अनुच्छेद 6 ये कहता है कि जो व्यक्ति, मतलब जैसे ही कि भारत का विभाजन हुआ, तो भारत की विभाजन जो हुआ तो उस समय भारत वाला कुछ व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान में पड़ा। भारत का जब विभाजन हुआ तो जो व्यक्ति को पाकिस्तान से भारत आना था और जिस व्यक्ति को भारत से पाकिस्तान जाना था,
तो इसके आधार पर भी तो नागरिकता मिलनी चाहिए। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है नागरिक, इस पर एक फिल्म भी बनी है कि क्या दिल्ली क्या लाहौर। अगर आप लोग को इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक से अगर समय मिले तो थोड़ा ये सब फिल्म भी देखा कीजिए। ये सब जो है व्यक्तित्व को दिखाता है कि ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई थी। एक द ट्रेन ऑफ पाकिस्तान है, उसमें दिखाता है मूवी में कि कैसे जो है इधर से भी लाश से लाश ट्रेन में भर के बस लाश जाती थी और उधर से भी लाश जो है ट्रेन में भर के आती थी। जिस समय जो है विभाजन हुआ तो बॉर्डर वाला इलाका पूरा खून से सनी हुई थी। तो ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली थी, इसमें कई घरों को उजरना भी पड़ा था। उसी समय गांधी जी को भी मार दिया गया। उधर जिन्ना मर गया, जिन्ना को तो कैंसर हो गया था इसलिए मर गया, ठीक हुआ वो मर गया। नहीं तो अगर मैंने दिक्कत है कि महात्मा गांधी को मारने वाला ना, अरे वो 80 साल का बूढ़ा को हम लोग धक्का ना मारे, उसको आदमी जाके गोली मारता है। मारने का हिम्मत अगर किसी को रहता तो माउंटबेटन को मार के दिखाता है या जिन्ना को मार के दिखाता। तो वो जो है माउंटबेटन को या जिन्ना को मारने का जो जिगर होता है वो गॉडसे में नहीं था। वो ऐसा जिगर जो लेकर पैदा होता है वो भगत सिंह में था। अगर भगत सिंह उस समय होता, वो तो नहीं थे, अगर रहता है तो घुस के मारते जिन्ना को घुस के मारते, लेकिन वो उस समय नहीं थे। तो जिन्ना को या माउंटबेटन को मारने का जो जिगर होता है वो गॉडसे में नहीं था। गॉडसे को महात्मा गांधी को मारने का जिगर था। अनुच्छेद जो है इसमें है 6 में जो कहती है कि जिस समय जो है मतलब कि पाकिस्तान से जो भी व्यक्ति है अगर वो भारत में आना चाहते हैं, पाकिस्तान से डायरेक्टली तौर पर या पाकिस्तान से डायरेक्टली तौर पर जो है मतलब जो पोर्शन पाकिस्तान में पड़ गया और पाकिस्तान से जो है भारत में आना चाहता है तो आ सकता है और उसको नागरिकता मिल जाएगी। पाकिस्तान से इससे नागरिकता मिल जाएगी। जैसे हमारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उसका भी जो है मतलब पुराना घर जो था वो पंजाब वाला पोर्शन जो है अभी जो पाकिस्तान में पड़ती है वहाँ पर। तो मनमोहन सिंह उठे और वो उठ के भारत में चले आए। जैसे कि मिल्खा सिंह, आप मिल्खा सिंह वाला मूवी भी देखिएगा, भाग मिल्खा भाग, तो उसमें विभाजन को दिखाता है कि विभाजन जो हुए तो कितने कत्लेआम मची थी, कितने घरों को उजाड़ दिया गया था। जिस समय विभाजन हुआ था उस समय जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसमें जो है 14% हिंदू थी। 1941 की बात कर रहे हैं। और 1951 में जब जनसंख्या देखी गई तो वो 1.3% हो गई। 14 से 1.3%। इसमें से कुछ हिंदुओं ने भारत में आया, लेकिन बहुत सारा जो है वो कत्लेआम मचा था। जिस समय पूर्वी पाकिस्तान जो था, थोड़ा मैप की बात कर लेते वही से बताएंगे तो हो सकता है ऊपर से जाएंगे। कोई जिन्ना को नहीं मारा इसके लिए लोगों को दुख होता है। शुक्र था हम नहीं थे, नहीं तो हम पक्का जिन्ना को मार रहे थे। बड़े से बड़ा फांसी होता उसके बाद और क्या होता। देखिए ये वाला जो पोर्शन था ये वाला पाकिस्तान था, ये पाकिस्तान था। और ये वाला पोर्शन जो था ये पश्चिमी पाकिस्तान था और ये पूर्वी पाकिस्तान था। जब विभाजन हुआ तो ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे जो है जो मनमोहन सिंह का भी घर था। तो मनमोहन सिंह जी भी क्या किए, यहाँ से भागा इधर, कौन रहेगा इस पाकिस्तान में। मिल्खा सिंह का भी घर उधर ही था, पड़ गया था बॉर्डर के उस पार, तो बॉर्डर से इस पार चले आए। उसमें देखिएगा कि भाग मिल्खा भाग, उसमें उनकी माता पिता सभी को मार दिया जाता है, पूरे गांव के व्यक्ति मारे जाते हैं, वो भागने के कारण बच जाता है। मूवी में बहुत अच्छा दिखाया गया है। आप लोग को अगर कभी फेसबुक और ट्विटर या नचनिया को देखने से अगर फुर्सत मिले थोड़ा मोड़ा उसको भी देख लिया कीजिएगा। तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे विभाजन हुआ। तो विभाजन जो है उस समय लाशों की लाश बस आती जा रही थी।
इधर भी जो है 24% हिंदू थे, और जब 1951 में देखा गया तो मात्र 1%, 1.2% जो है हिंदू बचे थे। ये वाला पोर्शन में जो है कहा जा सकता है कि लाहौर वाला में भी पाकिस्तानी थे, मतलब कि ये वाला पंजाब वाला पोर्शन में भी मुस्लिम उस समय 22% थे, तो उसमें भी 0.8% पंजाब में मुस्लिम बचे। तो मुस्लिम जो है जिसको शिफ्ट करना था इसमें शिफ्ट कर गए, इधर वाला पोर्शन में शिफ्ट कर गए। उस समय ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि बस पाकिस्तानों ने ही कत्लेआम मचाया था, भारतीय और पाकिस्तान दोनों मिल के लड़ रहे थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब वही, लेकिन पाकिस्तान जो हद से पार कर दिया था लड़ने के बारे में, लड़ना उसी का जो रहता था, शुरुआत वही करता था। आज तक शुरुआत वही किया है, अंत हम लोग किया है। 1948 आक्रमण वो किया, अंत हम किए। 1965 आक्रमण वो किया, अंत हम किए। तो इसी पर कहा जाता है कि शुरुआत किसी ने किया ये मायने नहीं रखता है। अगर जो है फील्ड में पहले कौन गिरा ये मायने नहीं रखता है, आखिरी तक खड़ा कौन रहा ये मायने रखता है। तो उसी प्रकार 1965 आरंभ वो किया, अंत तो हम ही किए। 1971 वो आरंभ किया, अंत हम किए। 1971 वो आरंभ किया, 1971 हम अंत किए। उसके बाद 1999 वो आरंभ किया, 1999 हम अंत किए। तो वो आरंभ करता है, अंत तो हम ही लोग करते हैं। तो इस समय जो है जो भी पोर्शन में पड़ गया था, जैसे कि मिल्खा सिंह वाला भी पोर्शन जो पड़ गया था, वो मिल्खा सिंह भी इधर ही पड़ गया था। मिल्खा सिंह जो है वो एक अच्छा धावक थे। उस समय जब 1958 1960 में उनके नाम पर बहुत सारे गोल्ड मेडल, 2018 में उसकी मृत्यु हो गई। मिल्खा सिंह जो थे उस समय जापान में, एक टोक्यो शहर है, मतलब जापान की राजधानी टोक्यो है, वहाँ पे रेसिंग हो रही थी। उस समय जो है अब्दुल खालिक को एशिया का सबसे तेज़ धावक माना जाता था, एशिया का सबसे तेज़ धावक माना जाता था। और उसको जो है मिल्खा सिंह ने वहाँ हरा दिया। तो पाकिस्तानियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये तो महज एक तुक्का है, मिल्खा सिंह में ये क्या इतना पावर नहीं है कि वो अब्दुल खालिक को हरा दे। पाकिस्तान में जाके और उसके बाद जो है दोबारा हराया उसको, अब्दुल खालिक को, और ये प्रमाणित कर दिया कि तुक्का नहीं था। और उसके बाद जो है उसको जो है फ्लाइंग सिंह के किताब से नवाजा गया। वहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर्स जो है, प्रेसिडेंट्स जो थे, वो उन्होंने इनको जो है फ्लाइंग सिंह के नाम से जो है इसको किताब से नवाजा गया। कहा गया कि आप दौड़ते नहीं हैं, आप उड़ते हैं। जब उस पर जवाहरलाल नेहरू उस पर खुश हुए और बोले जो मिल्खा सिंह, मांगो तुमको क्या चाहिए आज। तो उन्होंने कहा कि हमको बस हमारे जीत की खुशी में आज एक दिन के लिए जो है छुट्टी कर दीजिए, पूरे भारत में छुट्टी कर दीजिए। और उसके नाम पर एक दिन की छुट्टी मनाई गई थी। उनकी मृत्यु जो है 2021 में हो गई। उनका जो अंतिम जो सपना था कि गोल्ड मेडल जो है कोई लाए भारतीय, जब तक नीरज चोपड़ा जी लाए तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो जो भी आदमी भारत से पाकिस्तान आना चाहता है उसको नागरिकता मिल जाएगी, जैसे कि मिल्खा सिंह। हम ये नहीं कहते कि मिल्खा सिंह आया था, लेकिन आप लोग नाम जिसका याद जो फेमस है उस लोग का नाम बता देते हैं। जैसे मनमोहन सिंह, ये काफ़ी अच्छे थे, ये अर्थशास्त्री थे और 2004 से लेकर 2014 तक हमारे प्रधानमंत्री भी रहे, पीएम भी रहे मनमोहन सिंह। तो अनुच्छेद जो है 6 में जो कहा कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति, यहाँ से कोई व्यक्ति जो आना चाहे भारत, या यहाँ से कोई व्यक्ति अगर भारत में आना चाहे तो आ सकता है और उसको जो है नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद जो है अनुच्छेद 7 में यह कहा गया हुआ कि जिन्ना ने कहा कि जिस भाई और बहनों की जो है इज्जत की ज़िंदगी जीना है वो पाकिस्तान में आ सकता है। तो उस समय कुछ बहकावा में आके कुछ पाकिस्तान में कुछ भारतीयों ने पाकिस्तान चला गए थे। उसको बाद में पता लगा कि ये तो इज्जत की ज़िंदगी नहीं है, ये तो नरक की ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में हमको नहीं जीना है। तो एक बार कोई गलती करता है तो माफ़ किया जा सकता है। हो सकता है कि कभी कभी
रिलेशन में भी होता है, कभी कभी कोई बहकावा में किसी तरह चला जाता है, तो एक बार माफ़ करना अच्छी बात है, दोबारा माफ़ करना ये गलत है। लेकिन उसको ये बात बता के कि हम माफ़ किए, भूले नहीं हैं, हम माफ़ कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये मत समझ जाइएगा कि हम भूल गए हैं बात को। तो उनको जो है गया यहाँ, उसको बाद में पता लगा कि यहाँ तो नर्क है, पुनः चलो भारत, भारत ही अच्छा है, ये तो महापापी जगह है, तो जिन्ना खाली नाम का बहकावा दे रहा था। बहकावा में आ जाता है कुछ आदमी, और उस समय जब 1947 में और अशिक्षा थी, तो उस समय तो और बहकावे में आना कोई बड़ी बात नहीं थी। अभी भी देखिएगा चुनाव रैली होती है तो लोग इतने उमड़ के जाते रहते, ये क्या है, इमोशन होता है, तो बहकावा में आगे गए थे तो ये चले गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं इसको छोड़ दिया जाए। तो जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः आना चाहते हैं उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। पुनः पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं, पहले तो भारत से चले गए और फिर भारत से चले गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान से पुनः आना चाहते हैं, उसको लग गया कि यहाँ इज्जत की ज़िंदगी नहीं है, नरक की ज़िंदगी है, यहाँ रह के और पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा। तो ये कब तक आ सकते थे? इसका मतलब ये थोड़ी कि कहेगा वो अभी उठेगा, कहेगा मेरा दादा सो गया था, हम उठे हैं, हमको भारत की नागरिकता दे जाए, तो ऐसा तो नहीं है। जब मन तब कि नहीं थोड़ा समय लग गया था आने में, भूल गए रास्ता, आ रहे हैं अभी ना, पहुँचवे किए हैं, नागरिकता दे जाए, तो ऐसा तो नहीं है कि कब तक। तो इसका जो डेट फिक्स किया है, इसमें जो है परमिट रूल जो है लागू हुआ। कहा गया कि आप जो है जो इस दोनों अनुच्छेद के लिए कि आप जो आइए वो 19 जुलाई 1948 से पहले आप लोग आ जाइए, 19 जुलाई 1948 से पहले आप लोग आ जाइए तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। 19 जुलाई तक आ जाए। कुछ अगवा टाइप वाला होगा इसमें, तो अगवा टाइप वाला बोलेगा कि सर अगर 19 जुलाई को ही पहुंचा तो 19 जुलाई तक पहुंचा तो मिल जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 19 जुलाई को जब तक का डेट है तो 19 जुलाई तक का डेट है, 19 जुलाई के 12 बजे रात तक। तुम अगवा वाला टाइप वाला जो होता है क्लास में भी परेशान करके रख देता है। तो 19 जुलाई 1948 के तक जो है अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद जो है, उसके बाद जो रूल है उसके आधार जो 5 को पढ़ा है उसमें जो है पंजीकरण के आधार मिलेगा। आप रहो कौन 7 साल, तो 7 साल तो कौन रहना चाहेगा, 7 साल उसके साथ रहो, या देशीकरण के अनुसार लेना तो 11 साल रहो, या हम लोग जब अर्जित भूमि अधिग्रहण करेंगे तब तक वेट करो, तो उसके अनुसार मिला लेंगे तब नागरिकता दे देंगे, तब तो बिना एक दिन गवाए नागरिकता दे देंगे हम। तो 19 जुलाई 1948 तक के अंदर में अगर जो आता है वो नागरिकता उसको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि एगो अभी उठा गया, मेरा दादाजी सोया हुआ था अब उठे हैं अब आके नागरिकता ले, तो ऐसा नहीं, आप लीजिएगा तो अब इस अति से गुजर के आपको नागरिकता मिलेगी। यहाँ तक समझ आ रहा होगा। इसके बाद जो है अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 में है कि कोई भी व्यक्ति किसी कारणवश अगर भारत में अभी तत्काल नहीं रह रहा है, भारत में तत्काल किसी कारणवश जो है भारत में अभी नहीं रह रहा है, और जो हो सकता है वो विदेश में या तो व्यापार कर रहा हो, या विदेश में पढ़ने गया हो, या घूमने गया हो, किसी कारण जो है भारत में नहीं रह रहा हो, तो उसकी नागरिकता नहीं ख़त्म हो जाएगी, उसकी नागरिकता बनी रहेगी। अगर हम विदेश में रह रहे हैं, किसी कारण भारत में नहीं रह रहे हैं, भारत में अगर नहीं रह रहे हैं तो नागरिकता ख़त्म नहीं होगी, नागरिकता ख़त्म, नागरिकता बनी रहेगी। इसमें भी कुछ रूल है, जैसे कि अगर हमको ही पढ़ने जाना, मतलब आप लोगों को कहीं अगर पढ़ने जाना हो, विदेश में अगर पढ़ने जाओ आप, तो विदेश में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ दिनों में फिर से जो है भारत विश्व गुरु बन ही जाएगा। बस इस पेपर लीक को कम किया जाए। पेपर लीक जो है ना बहुत ज़्यादा, हमको तो सबसे ज़्यादा खून खौल उठता है जब ये पेपर लीक का नाम सुनते हैं। तो पेपर लीक को कम से कम किया जाए। तो उस समय जो है नागरिकता जो है मिलना, जो है जो भी व्यक्ति अगर विदेश में पढ़ने जाता है या व्यापार करने जाता है तो उसको नागरिकता जो है वो NRI के थ्रू मिलती है, NRI के थ्रू मिलती है। भारत का 60 लाख से अधिक व्यक्ति विदेश में व्यापार काम कर रहे हैं, तो उनको किसके थ्रू नागरिकता मिली है, तो NRI के थ्रू मिलता है। इसमें जो है ये तो नॉन रेसिडेंटियल्स इंडियन,
नॉन रेसिडेंशियल्स इंडियन अर्थात वो इंडियन है, लेकिन तत्काल जो है वो इंडियन है, लेकिन तत्काल जो है वो भारत में नहीं रह रहा है, वो भारत में तत्काल नहीं रह रहा है, तो उसको जो है नागरिकता किसके आधार पर मिलेगी, तो एनआरआई के थ्रू में। एनआरआई पर नागरिकता मिलने के लिए कम से कम आपको 6 महीना तक बाहर रहना पड़ेगा। ये नहीं कि 4 दिन ले गए और 4 दिन के बाद 4 दिन गए कहीं और उसके बाद आ गए वापस, हमको एनआरआई के थ्रू नागरिकता मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, 6 महीना से ज़्यादा दिन रहिएगा तभी आपको एनआरआई के थ्रू नागरिकता मिलेगा। अगर 5 दिन 2 महीना 1 महीना ले जाते हैं तो आपको नागरिकता बची रहती है आपके। 6 महीना से ज़्यादा दिन के लिए जब जाते हैं तब एनआरआई के थ्रू नागरिकता मिलता है। इसके तहत जो नागरिकता लेकर जो है विदेश में लोग व्यापार करने, पढ़ने या काम करने जाते हैं, तो इसके तहत जो है नागरिकता मिलती है एनआरआई के थ्रू। तो जो भी प्रकार की नागरिकता जो है भारतीयों के पास पर होती है, जिस प्रकार की नागरिकता भारतीयों के पास होती है, सेम उसी प्रकार की नागरिकता इसके पास भी होते हैं, इसके पास भी सेम नागरिकता होती है। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। जैसे कि भारत के लोग वोट कर सकते हैं तो ये भी वोट कर सकते हैं, भारत के लोग जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी आके चुनाव लड़ सकते हैं, भारत के तो लोग सरकारी जॉब कर सकते हैं आके, ये भी सरकारी जॉब कर सकते हैं। तो जो भी प्रकार की नागरिकता जो है वो भारतीयों को प्राप्त है, ये इसको भी प्राप्त रहती है। तो एनआरआई के थ्रू बस जो है जो कुछ ज़्यादा दिनों के लिए जब कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको एनआरआई के थ्रू नागरिकता दी जाती है, एनआरआई के थ्रू के नागरिकता दी जाती है। तो एनआरआई समझ गए, नॉन रेसिडेंशियल्स इंडियंस। इसके बाद जो है एक जो था वो पीओआई जाता था, एक तो जो था वो पीओआई था, क्या था, पीओआई था, क्या था, पीओआई था। इसके तहत जो नागरिकता था वो मिल रहा था पीओआई के थ्रू। इसके जो थ्रू जो नागरिकता मिल रहा था वो जो था वो उस समय जो है जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन, थोड़ा समझा देते हैं। उस समय ना थोड़ा सांप निकल गया था इसमें, इसीलिए जो है इधर उधर ताकते रहते हैं, मतलब निकल गया था ना दिन, थोड़ा दिखते रहता है, मतलब कि सांप आ ना जाए, तो इसलिए हम इधर उधर थोड़ा ताकते रहते हैं। पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ये क्या है ये देख लीजिए। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन अर्थात कोई व्यक्ति जो है पहले भारत के नागरिक थे, लेकिन किसी कारणवश उसको विदेशी नागरिकता लेनी पड़ी, और जब ही वो विदेशी नागरिकता लेगी तो उसकी जो है भारत की नागरिकता वो ख़त्म हो जाएगी। हमने अभी बात किया था कि भारत में है एकल नागरिकता, जैसे ही वो विदेश की नागरिकता लेगी उसकी भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। तो जो व्यक्ति है जो भारत का किसी कारणवश विदेश की नागरिकता ले ली हो, तो वो जो है भारत का मूल व्यक्ति कहलाएगा, तो व्यक्ति मूल व्यक्ति कहलाएगा, भारत का मूल व्यक्ति कहलाएगा, वो भारत की मूल व्यक्ति कहलाएगा, वो भारत का मूल व्यक्ति कहलाएगा। ये जो है इसमें जो पीओआई से जो है इसमें पाकिस्तान को नहीं रखा गया है, अफ़गानिस्तान को नहीं रखा गया है, श्रीलंका को नहीं रखा गया है, बांग्लादेश को नहीं रखा गया, भूटान जो है इसको नहीं रखा गया, नेपाल को इसको नहीं रखा गया, चाइना को नहीं रखा गया, म्यांमार को नहीं रखा गया। तो ये जो भी बाहरी कंट्री है, मतलब पड़ोसी कंट्री है, इस सबको पीओआई के थ्रू से बाहर रखा गया था। जिसमें था बंगाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, इधर हो गया चीन, भूटान, नेपाल। तो इस सब को जो है ये पीओआई के थ्रू से बाहर रखा गया था। इस देश में अगर आप हैं तो आपको ये जो है भारत का मूल व्यक्ति नहीं माना जाएगा, भारत का मूल व्यक्ति इसके तहत आपको नहीं माना जाएगा। इसको जो है 2015 में इसको जो है ओसीआई में मर्ज कर दिया गया, इसको जो है ओसीआई में ही मर्ज कर दिया गया, ओसीआई में ही मर्ज कर दिया गया, इसको जो है अब ओसीआई में ही मर्ज कर दिया गया। तो आप इसका जो है एक
फ़ोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जिसको कहते हैं, हम आगे पढ़ा रहे हैं, ले लिए होंगे। उसको जो है OCI में जो है अब मर्ज कर देंगे। तो OCI क्या है आप ये देख लेते हैं। OCI इसको जो है वो है OCI को जो है लक्ष्मी नाथ के सिंधी जो है इसके सिफारिश पर इसको लाया गया था। लक्ष्मीमान सिंधी के सिफारिश पर लाया गया था। लक्ष्मीमान सिंधवी के सिफारिश पर, उसकी समिति के सिफारिश पर इसको लाया गया था। OCI जो है इसका फुल फॉर्म होता है ओवर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओवर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओवर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओवर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओवर सिटीजन्स ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसके तहत जो है जो भी बड़े बड़े उद्योगपति है, जो भी बड़े उद्योगपति है, वो भारत का नागरिक अभी फ़िलहाल नहीं है, मतलब कि वो भारत का नागरिक नहीं है। भारत की नागरिकता वो जो है वो त्याग कर किसी और की नागरिकता ले चुका है, और जो है भारत की नागरिकता त्याग कर वो किसी और देश की नागरिकता ले चुका है। लेकिन वो अगर भारत में आना चाहता है, अगर वो भारत में आना चाहता है तो उसको आने के लिए किसी भी प्रकार की वीज़ा जो है की आवश्यकता नहीं होती है। इसको OCI की एक कार्ड दी रहती है और इसी के तहत ये आ जा सकता है, और इसके साथ जो है भारतीयों के जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। इसके साथ जो है वो भारतीयों के जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। इसके साथ भारतीयों के जैसा ट्रीट किया जाएगा। बस ये जो है बल्कि चुनाव नहीं लड़ सकते या चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकते हैं, वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति जो है, जैसे कि कोई अमेरिका में रह रहा होगा, कोई बड़े बड़े उद्योगपति जो है भारत के, वो किसी देश में रह रहे होंगे, तो वह जो है वो इसके तहत जो है आ सकते हैं और उसको जो है नागरिकता मिल जाएगी। उसको जो है नागरिकता क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये वाला बात समझ गया कि उसको नागरिकता मिल जाएगी। कोई भारत से बाहर नागरिकता नहीं मिल जाएगी, वो आ जा सकते हैं, गलती हो गया, वो आ जा सकता है, उसको भारतीय की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसके साथ भेदभाव तरीका नहीं दिखाई जाएगी, बस वो वोटिंग नहीं कर सकता है। ये जो है बड़े बड़े उद्योगपति को दी जाती है। 2005 में जो है इसको लाया गया था, इसको 2005 में लाया गया था। इसके बाद जो है आप ये OCI हो गया। अब जो है अनुच्छेद जो है वो आप जो है कहाँ तक हो गया था, अनुच्छेद जो है ये 6, 7 हो गया था, अनुच्छेद 8 हो गया था, अनुच्छेद 9 देखिए। अनुच्छेद 9 में है कि जब हम कहीं बाहर की नागरिकता ग्रहण करते हैं, जब हम कहीं बाहर की नागरिकता ग्रहण करते हैं, बाहरी नागरिकता, किसी बाहरी की नागरिकता ग्रहण करें तो हमारी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। अगर हम किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो हमारी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। अगर मान लीजिए हम जापान की नागरिकता ग्रहण कर ले तो भारत की नागरिकता ख़त्म कर देगी। लेकिन हम तो कभी ना भारत की नागरिकता छोड़ने वाले हैं ना जापान का ग्रहण करने वाला। लेकिन एग्जांपल दे रहे हैं, मतलब कि हम अगर कहीं बाहर की नागरिकता ले लें तो हमारी नागरिकता ख़त्म कर जाएगी। अनुच्छेद 10 जो है वो नागरिकता का संरक्षण है। अनुच्छेद 10 है जो है ये कहती है कि हमारी नागरिकता बनी रहेगी, हमारी नागरिकता जो है बनी रहेगी। इसमें जो है नागरिकता, अगर जो है हमारा नागरिकता जो है जन्म के आधार पर है, जन्म के आधार पर है, तो हमारी नागरिकता को कोई नहीं छीन सकते। इसके अलावा जो है
जो है नागरिकता जो भी मिलेगी, जैसे कि देशीकरण के आधार पर मिले, पंजीकरण के आधार पर मिले या भूमि अधिग्रहण के आधार पर मिले, तो ये सब नागरिकता छीनी जा सकती है। लेकिन ये जो है हमारा जन्म के आधार पर नागरिकता है, इसको नागरिकता को छीनी नहीं जा सकती। तो हमारी नागरिकता बनी रहेगी। ये बात कहाँ लिखी हुई है? अनुच्छेद 10 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 11 में लिखी हुई है कि नागरिकता के संबंधी जो कानून बनाने का अधिकार है, नागरिकता के संबंधी जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद के पास है। संसद में, किसके पास है? संसद में। और इसका जो देखता है वो गृह मंत्रालय देखता है। अभी अमित शाह है तो अमित शाह जी देख रहे होंगे इसको। तो संसद के अंदर जो है गृह मंत्रालय ये जो है, ये जो कानून बनाने का अधिकार जो है नागरिकता पर वो दी गई है। यहाँ तक वाला बात आप लोग समझ के होंगे। अब बात आती है 2-3 कि एक है जो है CAA क्या है, एक NRC क्या है और एक NPR क्या है। ये वाला पोर्शन देख लेते हैं कि ये क्या है। तो इसके लिए जो है पिछली हिस्ट्री को आप लोग को देखना होगा कि पिछला इतिहास क्या है भारत की। भारत जो है वो इससे पहले तो अथी भी अफगानिस्तान पाकिस्तान भी हमी में था। तो 12वीं सदी में, आज से 12वीं सदी में एक बार जो है ईरान जो है, यहाँ पर ईरान पड़ती है। अगर मैप जो वर्ल्ड मैप जो अभी नहीं है फिलहाल, वर्ल्ड मैप रहता तो दिखा देते। वर्ल्ड ईरान जो है, ईरान देश से है जो है, ईरान में जो है यह पारसी जो होती है, पारसी जाति, उसके साथ भेदभाव किया गया, उसको बहुत ज़्यादा तरपाया गया। तो पारसी जो है भाग के और आके गुजरात में आके यहाँ के शासक को कहा कि हमको यहाँ रहने दीजिए, यहाँ हमको रहने दीजिए। तो भारत के शासक जो उस समय गुजरात के थे, उन्होंने इनको शरण दिया था। तो जो उन्होंने जब शरण दिया इसको, तो इसी के आधार पर ये जो है पहला शरणागत जो है ये पारसी लोग थे। पारसी में जो है अभी रतन टाटा जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ज़्यादा दान पुण्य करने वाला। पारसी धर्म वाला व्यक्ति जो होता है वो दान पुण्य ज़्यादा करता है। तो ये जो है दान पुण्य बहुत अच्छे करते रहते हैं। अब तो इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है, अब तो देखते रहते कि पकड़ कर ले जाया जा रहा है, मतलब थोड़ा अब उम्र के अनुसार से तो होती ही है। तो पारसी जो है पहला जो है इसमें जो है शरणागत की रक्षा, भारत का पहले से इतिहास है कि शरणागत के लिए जान कटा दें। विभीषण राम जी के यहाँ शरणागत में आए तो विभीषण को राजा बना दिया गया। तो भारत जो है शरणागतों की रक्षा करने के लिए कुछ कर दे, ये दिख ही रहा है। इसके बाद जो है 1947 में इतिहास देखा जाए तो 1947 में जो है 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ तो वहाँ जो अल्पसंख्यक थे वो अल्पसंख्यक भारत में आ सकते थे। और 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ तो जो भी अल्पसंख्यक थे वो भारत में आए, इधर से भी आए और इधर से भी भारत में आए। तो उन लोगों को भी हम लोगों ने नागरिकता दे दिया, उनको भी संरक्षण दे दिया। 1959 में यह जो है चाइना ने तिब्बत पर कब्जा करने लगा। चाइना जो है इस तिब्बत पर कब्जा करने लगा। तिब्बत पर जब चाइना ने कब्जा किया तो यहाँ के जो बौद्ध धर्म वाले व्यक्ति थे, जो भी बौद्ध धर्म वाले व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म वाले व्यक्ति वो वहाँ से भागे और भारत को कहा कि शरण दीजिए हमें। तो इस पर जो है पहले जो है इससे पहले जो है भारत और चाइना के बीच जो है समझौता हुई थी कि भारत और चाइना जो है एक दूसरे के जो है आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आंतरिक मामला में कोई भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये बात जो है बनी हुई थी। लेकिन भारत जो है शरणागत के लिए जाना जाता है। तो भारत ने जो है 1959 में तिब्बत के भागे हुए व्यक्ति को शरण दे दिया था, जिसके कारण जो है 1962 की चाइना के युद्ध हुई। 1962 का जो है चाइना का युद्ध इसी के कारण हो गया था, और भी कारण था, और उसमें ये भी एक कारण थी कि जो 1962 की जो चाइना की युद्ध हुई थी उसमें एक ये भी अहम रोल था। 1962 की जो चाइना की युद्ध हुई थी उसमें भारत की हार हुई थी। उस समय जो है
अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन उसी में हमारा जो है स्काई चीन जो है जम्मू कश्मीर का 10 लद्दाख जम्मू कश्मीर जो है उसका 10% हिस्सा अभी भी चाइना के पास है। और वो जम्मू कश्मीर तो छोड़िए, इस अरुणाचल प्रदेश जो है ये वाला पोर्शन तो लिया ही है। और ये वाला जो अरुणाचल प्रदेश है इसको कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भी मेरा है। चाइना वाला जब भी चाइना के बारे में बात आता है तो भारत के जो है नेता लोग भी वो भी कम बोलते हैं। चाइना जो अभी अरुणाचल प्रदेश को भी कह रहा है मेरा है। अरुणाचल प्रदेश में उस समय युद्ध हो रही थी, इसी में आप लोगों ने सुना होगा कि जसवंत सिंह रावत जिन्होंने 72 घंटा तक अकेले 300 से अधिक चाइनीज़ सैनिकों को मारा। और उसके बाद जो है उन्होंने जब देखा कि जब चारों बगल से घिर चुके हैं तो उन्होंने खुद ही अपने आप को गोली मार लिया। और जब इस बात से चाइना जो कमांडर थे वो गुस्सा हो गए, तो वो जब गुस्सा हो गए चाइना के कमांडर तो उन्होंने क्या किया, जो जसवंत सिंह का जो है गर्दन काट कर ले गए थे और फिर वापस उन्होंने इसकी वीरता को देखते हुए वापस किया था। आज भी जो है जसवंत सिंह के नाम पर उनकी जो है मतलब कि आज भी उसका जो है सामान सब वैसे ही रखा जा रहा है। और उनको जो है प्रमोशन जो है अभी भी लगातार हो ही रहे। उनको कोई भी शहीद नहीं मान रहा है, मतलब वो मरा है ये कोई नहीं मान रहा है। सब कह रहे हैं कि जसवंत सिंह जिंदा है, सभी का मानना है, ये आस्था है, अच्छी बात है। तो इसमें जो है जसवंत सिंह रावत एक वीर सेनानी थे। भारत में ऐसे बहुत से वीर सपूतों ने जान दिया, उसमें 1962 में जसवंत सिंह रावत भी थे। 1971 में जो है बांग्लादेश जो है 1971 में जो है क्या हुआ है, बांग्लादेश ये जो है पहले पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था। ये वाला पोर्शन जो है ये पश्चिमी पाकिस्तान था और ये पूर्वी पाकिस्तान था। एक बार हुआ कि जो है 1971 में पहले जो था प्रधानमंत्री यहाँ बनता था, इस बार जो है प्रधानमंत्री यहाँ का बन गया। और ये बात जो है यहाँ के पाकिस्तानियों को पता अच्छा नहीं लगता था। इनका जो कहना था कि क्या तुम उर्दू फुर्दू बोलते रहते हो, बंगाली बोलते रहते हो, शुद्ध इस्लामी नहीं हो तुम शुद्ध इस्लामी नहीं हो, तुम उर्दू सीखो, पहले तुम अपना बंगाली बंद करो और उर्दू सीखो। तो ये जो है बंगाल में 1952 में विद्रोह कर दिया, उर्दू विद्रोह, कि हम जो है भाई उर्दू क्यों सीखें, हम उर्दू क्यों सीखें, हम जो सीखे वही सही है। तो कह रहा था कि तुम जो है ये जो विवाद चल ही रही थी। और 1971 में क्या हुआ, जो यहाँ की जो है सरकार यहाँ जो है सरकार बन गई। तो उनका कहना था कि नहीं, जो सरकार तो बनेगी तो हमारे यहाँ का, आओ तुम समझौता करो। तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने थे उस समय, उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है जब आप हमको इज्जत ही नहीं दे सकते, हमारे साथ बराबरी का अधिकार ही नहीं रखते, तो हम अलग देश बना लेंगे, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो इसी पर जो है 25 अप्रैल 1971 को यहाँ से जो है पाकिस्तान से इस उर्दू विद्रोह को और यहाँ के जो है जो उग्रवादी व्यक्ति, मतलब उसके अनुसार उग्रवादी व्यक्ति जो थे उसको दबाने के लिए यहाँ से भेजा गया था। और इन्होंने अपने ही पाकिस्तान के महिलाओं और बेटियों के साथ बलात्कार किया और वहाँ के आदमी को निर्मम तरीका से हत्या करने लगा। तो इस पर जो है पाकिस्तान से जो है लोग भाग कर भारत में आ रहे थे। उस समय जो है 1 करोड़ के आसपास जो है वो पाकिस्तान से व्यक्ति भारत आए। इस समय तब जो है इसके कारण जो है भारत में भी अस्थिरता आ रही थी कि भारत इतने को शरणार्थी कैसे दे, और अगर नहीं इस चीज़ को रोका जाएगा तो ये जो है आदमी आते ही जाएंगे। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि युद्ध ऐलान कर दो। तो मानिक साहब ने कहा कि देखिए हमें युद्ध जीतना है, हमें युद्ध जीतना है। इस पर जो है मानिक साहब का एक फिल्म भी बना है, अगर आप लोग को थोड़ा समय मिले तो कभी कभी देखा कीजिए, ये सब अच्छा लगता है। तो मानिक साहब जो है उस समय कहा कि देखिए अब जो है बरसात की मौसम आने वाली है और इस वाला पोर्शन से अभी जो है बंगाल में जो है ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी ये जाके मिलेगी। और पूरे बाढ़ का समय है, इसमें टैंक काम नहीं करेगी और हम युद्ध हारना नहीं चाहते हैं, इसीलिए अभी हम आक्रमण नहीं करेंगे। इसमें मानिक साहब और इंदिरा गांधी के बीच विवाद भी हो गया था कि आप कैसे नहीं आक्रमण कीजिएगा।
तो कहा देखिए हारने के लिए नहीं हमको युद्ध करना है, जीतने के लिए युद्ध करना है। जीतने के लिए अगर युद्ध करना है तो अभी कुछ दिन आप रुकिए, क्योंकि तो अभी आई है बाढ़, और बाढ़ में अगर हम आक्रमण किए तो 1945 में जैसे आज़ाद हिंद फौज जो है बाढ़ वाला में फंस गया तो उनको भी रुकना पड़ गया, तो उसी प्रकार हमको भी अभी रुकना पड़ जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि अभी थोड़ा देर रुक जाइए। तो बाद में इंदिरा गांधी मान गई कि ठीक है कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद देखा जाएगा। तो 3 दिसंबर 1971 को भारत ने युद्ध छेड़ दिया, भारत ने इस पोर्शन में युद्ध छेड़ दिया, और मात्र 13 दिन, ज़्यादा दिन नहीं लगा, मात्र 13 दिन में बधाई हो इंदिरा गांधी बांग्लादेश जन्म लिया है। इंदिरा गांधी को बधाई देने आदमी आ गए कि जो है बांग्लादेश बना है। उसी समय जो है पाकिस्तान जो है यहाँ जो है इस पोर्शन में राजस्थान के लोंगेवाला में उस समय जो है आक्रमण किया। उस समय जो है वो टैंक उंक लेके 5-10 हज़ार तक के सैनिक के साथ वो जो है टैंक के साथ आया था, और लोंगेवाला में जो है मेजर चांदपुरी के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट थे, उनके नेतृत्व में मात्र जो है 120 व्यक्ति थे, और इन्होंने रात भर बस इसको रोका नहीं बल्कि उनको खदेड़ा भी। और सुबह सुबह उस समय थी जो रात को जो है फाइटर जेट्स नहीं उड़ सकती थी, और सुबह हुई तो फिर फाइटर जेट ने तबाही मचा दिया। उस पर जो है गदर मूवी जो है वो बना हुआ है, आप लोग देखिएगा। बॉर्डर मूवी है, बॉर्डर मूवी जो है इस पर है। गदर मूवी जो है विभाजन पे, भारत की विभाजन कैसे हुई थी। ये सेकंड वाला गदर आया उसमें तो बकलोल वाला पोर्शन सब दिखाया, उसमें कुछ लाइक ही नहीं है। उससे पहले वाला उसमें थोड़ा सा शुरुआत वाला जो क्लिप है उसके बाद तो रंगे लीला मचाने लगता है। तो शुरुआत वाला क्लिप में दिखाया कि भारत की विभाजन किस प्रकार हुई थी, वो वाला क्लिप अच्छा है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें है जो लोंगेवाला पर उस समय जो है मेजर चांदपुरी सिख रेजिमेंट थे, उनकी मृत्यु 2018 में हो गई। तो उन्होंने इसको कंट्रोल किया था, इसके बारे में फिल्म भी बनी हुई है। तो 1971 में जो है मात्र 13 दिन में जो है बांग्लादेश का निर्माण कर दिया, जिस पर जो है अमेरिका ने हम पर बम मारने के लिए, एटॉमिक बम मारने के लिए उस समय आ गए, क्या कारण हमारे पास परमाणु बम नहीं था उस समय। तो इसमें जो है रसिया ने हमारी सहायता की थी उस समय। उस समय जो है ये जो अरब सागर है यहाँ पे है, रसिया ने अपना 40वां बेड़ा लगा दिया था और कहा था कि अगर भारत को कुछ हुआ तो डायरेक्ट जो है अगर भारत पर आक्रमण अर्थात रसिया पर आक्रमण मान लिया जाएगा। और इसने 40वां बेड़ा लगाकर भारत की उस समय रक्षा की थी। उस समय जो है अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की तरफ से 7वां बेड़ा लेके भारत पर परमाणु बम मारने आ गया। तो इसमें जो है 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था पाकिस्तान के। 16 दिसंबर 1971 को इनके 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया और इनको हमने लौटा दिया। और जबकि भारत की सैनिक जो उस समय पकड़ाई हुई थी वो भारत नहीं लौटा पाए। भारत के सैनिकों को भारत जो है पाकिस्तान से नहीं लौटा पाया, और भारत ने जो 93,000 को पकड़ा उसको सहपूर्वक इज्जतपूर्वक खिला पिला के चौथी पंचवर्षीय योजना इसीलिए ध्वस्त हुई कि जो पोखर जो है 93,000 इसको खिलाने के चक्कर में, और उसको सह सम्मान इज्जत से उसको दे दिया गया। खैर कोई बात नहीं, आज तक जो है इतनी बड़ी फौज जो है कहीं सरेंडर नहीं की थी। 93,000 फौजियों ने सरेंडर कर दिया था। बस जो है पाकिस्तान 1948 का युद्ध कह रहा हम जीत गए थे, 1965 का युद्ध हमने ही जीता था, उनका भ्रम देखिए। 1999 का युद्ध हमने ही जीता था। 4 युद्ध में बस 1971 का युद्ध है उस वही कहता है कि हम हारे थे। कारण कि वो अगर नहीं कहेगा तो 93,000 फौजी का फ़ोटो रखा गया दिखाएगा, देखो यही जीते थे। तो बस एक ही युद्ध वो मानता है कि हम हारे थे, बाली कोई युद्ध नहीं बोलता है कि हम हारे थे। तो इसमें जो है 1971 का युद्ध हुआ। 1979 में जो है रसिया जो है वो अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया। तो यहाँ के सारे सैनिकों जो है उसको भी सुरक्षा करने के लिए इसको भी जो है शरण दिया गया। 1980 में श्रीलंका में जो है तमिल जो है उसके साथ अत्याचार किया गया। तो यहाँ के भी तमिल भागकर भारत में शरण लिए। तमिल है और श्रीलंका में बौद्ध है। इसमें जो है उस 1985 में जो है
राजीव गांधी जब थे सरकार प्रधानमंत्री, तो उनसे कुछ गलती हुई, उन्होंने क्या किया, भारतीय सैनिकों को ही भेज दिया कर अपने ही तमिल भाइयों पर आक्रमण करने के लिए। तो 1991 में राजीव गांधी की हत्या तमिल लोगों ने, जब तमिलनाडु में वो रैली में आए थे तो उसकी कर दी गई थी। 1900 जो है, इसके बाद जो है 1980 जो ये हुआ, ये तो चल ही रहे थे, तो इस तक में दिक्कत नहीं था। 2015 में जो है वो म्यांमार से कुछ मोहरानियों ने भारत में प्रवेश किया, और यहीं पर अब विवाद आ गया है कि जो है आया कैसे हो। तो 2014 जो था, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो है जितना भी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अच्छा से पढ़ाई ले, छोड़िए, पहले आप थोड़ा खींच लीजिए, उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। भारत जो है वो शरणार्थियों के लिए जाना जाता है, इसीलिए एक जो है मोहम्मद इकबाल ने लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, यूनान मिस्र रूमा लुट गए जहां से, लेकिन नामो निशा बाकी है हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जहां हमारा। तो भारत जो है उसकी दुश्मन जो है सिकंदर से लेके मुग़ल, अंग्रेज, सभी तो उसके दुश्मन ही रहे, लेकिन फिर भी आज जो है, आज भारत का नामो निशान है। आज उस सिकंदर को कोई पानी देने वाला नहीं है, उस मुग़ल को कोई पानी देने वाला नहीं बचा है, उसके जो है मकबरा पर कोई रोने वाला नहीं बचा हुआ है, जिन्होंने भारत पर इतना दिन शासन किया। इसमें जो है कि एक जो है CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत जो है, देखिए ये हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा समझने में जो समझा रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान तो आप लोग का और जगह रहता है, तो कैसे रहेगा, ध्यान जो है एक जगह क्या कीजिए। पढ़ने वक्त में जो जितना से जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से बचिए, मतलब कि कोई भी चीज़ खाने पीने वाला तो पहले नहीं रखिए, पानी रखिए। 4 बार जो होता है कि जो है CBSE वाला, वो 4 बार क्या करता है कि पानी पीता है, वो वापस जाते रहता है, फिर पीता है, फिर जाता है। तो खाना पीना सब साइड कीजिए, जो बैठना है 1 से 2 घंटा 3 घंटा वो बैठिए, उस बीच में आराम से बस पढ़ने पर फोकस कीजिए। उसके बाद उठिए आधा 3 घंटा बाद, उसके बाद खाइए पिए, 10 मिनट 15 मिनट का रेस्ट लीजिए। लेकिन इस बीच में जो है खाना पानी, ये अति डिस्ट्रैक्शन, सबसे जितना सब बच करिए। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है, इसके तहत कहा गया कि जो भी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है अल्पसंख्यक, जो है अल्पसंख्यक, उसको अगर धार्मिक जो है धार्मिक तरीक़ा से जो अगर टॉर्चर किया जाता है तो भारत में आएगा और उसको भारत जो है शरण देगी, भारत जो है शरण देगी। ये जो है 1955 के एक्ट के तहत कही गई थी, और इसमें जो है डेट कही गई थी कि जो भी व्यक्ति जो है वो जो है 31 दिसंबर 2014 के अंदर में आएगी, 2014 से पहले आएगी, जो भी अल्पसंख्यक आएगी, जैसे कि अल्पसंख्यक हिंदू, भारत में अल्पसंख्यक हिंदू नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यक ही है, अफ़गानिस्तान में अल्पसंख्यक ही है, और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक ही, वहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। पारसी, यहूदी, जैन, बौद्ध,
तो ये सब जो है अगर भारत में आएगी तो इस सबको क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 2014 से पहले मेहरुनिया जो है वो म्यांमार से आया, लेकिन वो जो आया था वो 2015 में आया था। तो ये जो है 2014 तक ही एक थी, तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो इसी पर आंदोलन चली थी कि इन लोगों को बाहर निकाला जाए, ये लोग कहाँ रहेंगे, सबको बाहर निकाला जाए। तो ये CAA समझ गए, इसमें यही था कि उसके तहत जो है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आएगी उसको नागरिकता मिल जाएगी, उसके बाद जो आएगी उसको नागरिकता नहीं मिल सकती। ये CAA था। एक जो है NRC क्या है, यह जो है नेशनल रजिस्ट्रेशंस ये जो है नेशनल रजिस्ट्रेशंस जो है इसके तहत जो किया गया कि असम के जो है 1952 जो है 1971 देखिए 1971 में जो है युद्ध हुई, तो यहाँ से जो है व्यक्ति वो भारत में भाग के आए। ये वाला पोर्शन में जो है बांग्लादेश वाला पोर्शन में इसमें सिक्योरिटी टाइट थी, तो इसमें नहीं भाग रहे थे। ये वाला पोर्शन में अगर कहिएगा कि मेघालय में क्यों नहीं भागा, तो मेघालय वाला पोर्शन या त्रिपुरा वाला पोर्शन में अधिकतर जगह जो है वो पहाड़ है, तो वहाँ कृषि का या रहने की ज़्यादा अच्छा व्यवस्था नहीं थी। तो ये सब जो भाग के आते थे असम वाला पोर्शन, ये जो है पूरा 7 सिस्टर में सबसे अच्छा जगह जो है वो असम है। असम वाला पोर्शन में मैदानी क्षेत्र है, तो इसी में भाग के आए। तो यहाँ के जो है छात्रों ने विद्रोह किया कि और जनताओं ने विद्रोह किया कि ये जो है बांग्लादेश वाला जो है घुसपैठी के तरह घुस रहे हैं, और ये इसके कारण जो है हम असम निवासियों को दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो इसके तहत जो है वो NRC जो बना था, इसके तहत जो है ये बेसिकली असम के लिए लाया था। NRC जो है ये असम के लिए था, ये बस असम के लिए था। इसमें जो है असम के जो है व्यक्ति जो है उसका जो है रजिस्टर बना हुआ है। यह NRC जो है कुछ नहीं है, NRC जो है असम में जो रह रहे व्यक्ति है उसकी जो है रजिस्टर एक बनी हुई है। इसमें नेहरू जी को उसी समय लग गया था कि जो है ये आगे जाकर एक रूप ले लेगी, तो नेहरू जी ने भी इस पर काम किया था। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए, उन्होंने भी काम किया और इसको बनाया गया था। इसके तहत जो है इसकी जो है अभी जो है तत्काल जो है 2013 में इसमें बहुत ज़्यादा विवाद आया था। तो इसमें हुआ क्या था कि जो उस समय जो बांग्ला से जो है युद्ध हुआ था, तो जैसे कि 1971 का युद्ध हुआ, तो 1971 के युद्ध के कारण जो है यहाँ से जो है व्यक्ति वो भाग के वहाँ गया और वो जो अवैध तरीक़ा से वहाँ पहुँच गया। तो इस पर जो है 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि जो NRC का जो रजिस्टर है उसको लाया जाए, NRC का रजिस्टर उसको लाया जाए। और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत में आई है, 24 मार्च 1971 से पहले भारत में आई है, उसको नागरिकता दे दी जाएगी, उसको नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद जो व्यक्ति आया है उसको उसकी जगह पर पुनः वापस कर दिया जाएगा। कि तो उसके बाद जो आया है वो धार्मिक प्रताड़ना के बदले से नहीं आया है, वो अपने देश के प्रताड़ना के कारण आया है, तो उसको हम क्यों रखेंगे। वैसे में तो अगर देशी प्रताड़ना के कारण रखना है तो हम अभी यूक्रेन में हो रहा है, यूक्रेन को भी अपने में रख लें। कोई आती में फिलिस्तीन वाले के साथ इजराइल अत्याचार कर रहा है तो उसको भी रख ले, तो ऐसा तो नहीं है। तो भारत में ही सबको रख लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, नहीं रख सकते हैं ना। तो इनका यही कहना था, इनका कहना था कि अगर उसके बाद भी अगर किसी को नागरिकता चाहिए तो इसमें जो है इन्होंने 2015 में जो है अब NRC का रिपोर्ट बनने लगा, और ये जो कहा गया कि ये बात हम नहीं सिद्ध करेंगे कि आप भारतीय हैं या विदेशी। ये बात अगर हम आप पर, अगर कोई व्यक्ति हम पर ही कह दे कि जी सर आप जो है वो भारतीय हैं या नहीं, ये बात को सिद्ध कीजिए, तो हमको सिद्ध करना पड़ेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिद्ध करें। तो इसमें जो है 2 संगठन बनाई गई थी और उसके तहत जो 30 डॉक्यूमेंट थे,
और कहा गया था कि 30 गो डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट होनी ही चाहिए। अगर 30 गो में से कोई एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो आपको 4 महीना का समय दिया जाएगा। 4 महीना का समय दिया जाएगा कि आप प्रूफ कीजिए। अगर इसके तहत भी आप नहीं प्रूफ कर पाए कि हम भारत के ही नागरिक हैं, तब आपको कोर्ट का काम करना पड़ेगा, कोर्ट में जाके प्रूफ कीजिए। अगर कोर्ट भी नहीं प्रूफ कर पाए, अगर पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं प्रूफ कर पाया तो हाई कोर्ट जाइए, अगर हाई कोर्ट नहीं प्रूफ कर पाया तो सुप्रीम कोर्ट जाए, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं प्रूफ कर पाया तो तब आपको जेल में रख दिया जाएगा कि आप जो है अवैध नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक नहीं हैं। तो इसको जो है उसके बाद जेल कर दिया जाएगा। अगर आप प्रूफ यहाँ भी नहीं कर पाए, यहाँ भी नहीं कर पाए तो आपको जेल कर दिया जाएगा, आपको जेल कर दिया जाएगा। तो ये था NRC, नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजन्स, समझ गया? सिटीजन लिखना भूल गया। नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजन मतलब कि जो भी व्यक्ति भारत का है उसका रजिस्ट्रेशन जो है ये था। यहाँ तक हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझ में आ रहा होगा, नहीं आए तो भी देखिए कि देखते देखते समझ जरूर आ जाएगा। आप जिसको समय दीजिएगा वो आपका हो जाएगा, लेकिन आप लोग समय किसको देते तो मोबाइल को। तो जिस फील्ड में आप अपना ज़्यादा तक समय बिताइएगा उस फील्ड में आपकी महारत हासिल हो जाती है। तो आप लोग ज़्यादा समय अभी मोबाइल को देते हैं तो मोबाइल पे ही होइएगा। जो अगर सच में देते होंगे इस पर तो उसके लिए अच्छी बात है। देखिए इसमें जो है कि एक है NPR, ये जो है वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसमें इसको जो है 1955 और 2003 के एक्ट के तहत इसको 1955 और 2003 के एक्ट के तहत इसको 2004 में लागू कर दिया गया। 2004 में इसको लागू कर दिया गया। इसके तहत जो कहा गया कि कोई भी व्यक्ति ग्राम में रहता है या पंचायत में रहता है, किस राज्य में रहता है, किस में, इसका आपको प्रमाण देना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति 6 महीना अगर कहीं रह रहा है तो बताना पड़ेगा कि कहाँ है। एक घर में कितना व्यक्ति है ये बात बतानी पड़ेगी, उसमें से कितना व्यक्ति यहाँ रह रही है और कितना व्यक्ति कहाँ रह रही है, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि जो है जनगणना स्पष्ट हो सके। तो कोई व्यक्ति कहाँ रहे, व्यक्ति रहता कहाँ है, इसकी पूर्ण जानकारी दी जाएगी ताकि जो है जनगणना अच्छा से हो सके। ये जनगणना के लिए हुआ था। जनगणना के तहत जो है जनगणना किस प्रकार से हो, ये इसी के तहत हुआ। एक बात है कि इसी में जो आता है कि राष्ट्र, एक जो है नागरिकता ही समझ लीजिए, एक जो है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल जो है उस देश को कहा जाता है जो है कभी न कभी जो है ब्रिटेन का गुलाम था, जो कभी न कभी ब्रिटेन का गुलाम था, उसको राष्ट्रमंडल के तहत रखा गया। इसमें जो है 53 देश है, इससे जो है 53 देश है। इसका जो है वो अभी जो राजा है वो जो है इसकी पहले जो है राजा थे, वो जो है महारानी थी, वो एलिजाबेथ द्वितीय थी। महारानी जो थी इसकी एलिजाबेथ द्वितीय। इन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी वो चार्ल्स को बना दिया गया
और फिलहाल जो अभी इसका उत्तराधिकारी जो है, अभी जो इसका महाराज है, अध्यक्ष जिसको कहते हैं, ये जो है वो महाराज चार्ल्स तृतीय है। महाराज चार्ल्स तृतीय। ये कॉमनवेल्थ इसका जो है गठ जगह है जहाँ पर ये रहती है, वो कॉमनवेल्थ। ये हाउस जो है ये लंदन में है। भारत इसका सदस्य है। जब 1947 से भारत आज़ाद हुआ तो भारत जो है इसका सदस्य बन गया। कारण था कि नेहरू जी को अपना इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारा था, वो राष्ट्रीय छवि बिगाड़ना नहीं चाहते थे। तो उनका कहना था कि देखिए, बल्कि मिल जाना इससे ख़राब बात थोड़ी है। अगर वो कोई काम कहता है तो ठीक है, अगर हमको अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं लगेगा तो इसमें से निकल जाएंगे। तो कहा कि कोई बात नहीं, अभी एकाएक आज़ाद हुए हैं और एकाएक जो है ब्रिटेन से एकाएक किसी भी देश से झगड़ा क्यों इस बात के लिए मोल लेना है। अमेरिका भी गुलाम था, लेकिन अमेरिका ने जो है कॉमनवेल्थ का जो है सदस्यता नहीं ली है। वो कह रहा है कि हम इसकी सदस्यता नहीं लेंगे। अमेरिका जो है कॉमनवेल्थ की सदस्यता नहीं ली थी। तो यहाँ तक जो है आज नागरिकता देखिए, नागरिकता है क्या, नागरिकता किस किस प्रकार से मिल सकती है, नागरिकता किस किस प्रकार से छीनी जा सकती है। इसी में CAA देखिए, NPR देखिए, NRC देखिए, इसी में जो OCI देखिए, POI देखिए, इसी में NRI देखिए, इसी बल्कि देखिए कि किस प्रकार से हुआ। तो ये जो नागरिकता से जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ये आज हमने देख लिया। अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें जो है मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे। तो ठीक है, इसी प्रकार आप लोग पढ़ते रहिए, मिल ही जाएंगी मंजिल एक न एक दिन। चलते रहिए। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।